हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है फिस्कल पॉलिसीज़ और हमने स्टार्ट की हुई है क्विक रिवीजन वीडियो सीरीज़। ये वीडियो इस सीरीज़ की थर्ड वीडियो है। फ्रेंड्स, ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इन वीडियोज़ को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि एग्जामिनेशन में किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और एक पर्टिकुलर यूनिट की बहुत ही कम समय में आपकी रिविज़न भी हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी है जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड अकाउंटेंसी पे कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट है, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से आप मुझे अपना डाउट पूछ सकते हो। नाउ लेट अस स्टार्ट। हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस किया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें डाउट रहा था, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट इंक्लूड की जाती है नेशनल इनकम में। नाउ सबसे पहले इनकम फ्रॉम थेफ्ट एंड गैम्बलिंग। नाउ हम जानते हैं कि जितनी भी इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, इनकम फ्रॉम एनी इलीगल एक्टिविटी इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम, सो दिस स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग। उसके बाद आती है सर्विसेज ऑफ हाउस वाइफ, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, इसलिए ये भी इंक्लूड नहीं होती है। फिर आती है बात मनी रिसीव्ड फ्रॉम सन वर्किंग इन फॉरेन कंट्री। नाउ आपको एक बात याद रखनी है कि नेशनल इनकम में इनकम या प्रोडक्ट्स सिर्फ एक बार कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। और जितने भी फॉरेनर्स हैं उनकी इनकम कैलकुलेट की जाती है फैक्टरल इनकम फ्रॉम एब्रॉड से, ठीक है। उस कैटेगरी में उनकी इनकम को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद जब वो किसी को पेमेंट ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो है कैलकुलेट नहीं की जाती है, ठीक है। अब सन जो अपने पापा को ट्रांसफ़र करेगा तो वो उसमें कैलकुलेट नहीं की जाएगी। अगर वो उसमें कैलकुलेट की जाएगी फिर जीडीपी और जीएनपी में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, ठीक है। इसलिए जितने भी अब्रॉड रहते हैं उनकी इनकम सिर्फ कहाँ पे कैलकुलेट होती है, फैक्टरल इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर वो किसी भी किस्म के ट्रांसफ़र करेंगे उसको कैलकुलेट नहीं किया जाता है। हम भी अगर किसी किस्म की सिर्फ ट्रांसफ़र करेंगे, वहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन नहीं निकलेगी, उसको भी हम नेशनल इनकम के अंदर इंक्लूड नहीं करते। जैसे आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, कोई बैगर आया, आपने टिप्स दी बैगर को, ठीक है। तो देखिए जो आपने पैसे दिए वो जो है ऑलरेडी नेशनल इनकम में इंक्लूड हो चुके हैं बिकॉज वो आपकी इनकम थी, ठीक है। अब वो आपने सिर्फ ट्रांसफ़र किए बैगर को, ठीक है, तो वो नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होंगे। अब देखिए दूसरी एग्जाम्पल, आपके पास पैसे हैं, आपने मजदूर लगाया, ठीक है, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा था, आपने उसको पैसे दिए, आपने उसकी पेमेंट की, ठीक है। अब वो जो है नेशनल इनकम में इंक्लूड होगी, क्यों? बिकॉज वहाँ पे प्रोडक्शन निकली, वहाँ पे कोई वैल्यू एडिशन हुआ, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसफ़र ऑफ इनकम सिर्फ जहाँ पे कोई प्रोडक्शन नहीं हो, ठीक है, कोई भी वैल्यू एडिड नहीं हो, वो नेशनल इनकम में कैलकुलेट नहीं की जाती। इसलिए ये जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स है इनको हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज नन ऑफ अबव। नाउ आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। अब द मॉडर्न स्टेटस। नाउ मॉडर्न स्टेट क्या है? सबसे पहले हम इन चारों ऑप्शन को समझेंगे। पहला है लेज़र-फेयर स्टेट। इसका मतलब होता है, लेज़र-फेयर का मतलब होता है लिव अलाउन, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि गवर्नमेंट जितना चाहे कम कर सके, अपनी इन्वॉल्वमेंट कम करेगा। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इसमें गवर्नमेंट का बहुत ही ज़्यादा कम रोल होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ में। उसके बाद आता है एरिस्टोक्रेटिक स्टेट। ये जस्ट इसका अपोजिट होता है। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स होते हैं, ठीक है, जो प्रिविलेज होते हैं, हाई क्लास हो, वो रूल करते हैं। उसके बाद आता है पुलिस स्टेट। तो पुलिस स्टेट क्या होती है? जहाँ पे अथॉरिटीज़ पुलिस का यूज़ करके अपनी पॉलिटिकल गेन हासिल करें, ठीक है। उसके बाद आता है वेलफेयर स्टेट। नाउ जो मॉडर्न स्टेट्स हैं वो वेलफेयर स्टेट है। नाउ वेलफेयर स्टेट्स क्या है? ये एक ऐसी स्टेट होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट कमिटेड होती है प्रोवाइडिंग द बेसिक इकोनॉमिक सिक्योरिटी टू इट्स सिटीजन, ठीक है। मतलब कहीं पे उनका एक्सीडेंट हो गया, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट है, जितनी भी है, वो सारे किस में आता है? वेलफेयर स्टेट में। जब गवर्नमेंट जो है अपने लोगों के बारे में सोचती है, दैट इज़ वेलफेयर स्टेट। सो मॉडर्न स्टेट इज कंसिडर्ड एज वेलफेयर स्टेट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्राइवेट फाइनेंस। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है इनमें से कौन सा प्राइवेट फाइनेंस नहीं है? तो सबसे पहले हम प्राइवेट फाइनेंस को समझेंगे। प्राइवेट फाइनेंस इज द स्टडी ऑफ इनकम, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग एटसेट्रा। जितने भी इनकम से रिलेटेड इशू हैं, दैट इज इनकम है, एक्सपेंडिचर है, बोरिंग है, किसके? एक इंडिविजुअल के या हाउस होल्ड एंड फर्म्स के, ठीक है। किसी इंडिविजुअल के या किसी हाउस होल्ड के या किसी बिजनेस फर्म के, उसको हम कहते हैं प्राइवेट फाइनेंस। अब देखिए, अब आपने इंडिविजुअल को कंसिडर कीजिए और इन ऑप्शंस को देखिए।
बैलेंसिंग ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, जैसे आपके घर में बिल्कुल डेफिनेटली बैलेंसिंग होता है कि यार हमारी इनकम कितनी है और हम खर्चा कितना करेंगे, ठीक है। सिक्रेसी होती है, बिल्कुल सिक्रेसी होती है। सेविंग सम पार्ट ऑफ इनकम, बिल्कुल हम सेव करते हैं कुछ पार्ट इनकम का। उसके बाद पब्लिसिटी, पब्लिसिटी बिल्कुल भी नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? आपने देखा होगा कि कोई भी घर का, ठीक है, कोई इंडिविजुअल जो है अपनी बजट नहीं बनाता है, फिर अपने फेसबुक पे या कहीं टीवी पे बोलता है कि भाई हमारे घर में इतना खर्चा आता है, हमारा ये इतना इनकम है, इतना ही खर्चा आता है। ये कहीं पे भी नहीं होता है। दैट इज पब्लिसिटी इज नॉट द फीचर ऑफ पब्लिक फाइनेंस, सॉरी प्राइवेट फाइनेंस। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द टैक्स पोजेस द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। टैक्सेस जो होते हैं उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? सबसे पहले कंपलसरी होते हैं, आपको पे करने ही करने हैं। नो क्विड प्रोको, नो क्विड प्रोको। नाउ क्विड प्रोको का मतलब होता है समथिंग गिवन फॉर रिसीव्ड, मतलब उसके बदले में कुछ देना। अब जब आप टैक्सेस देते हो तो गवर्नमेंट कोई भी प्रॉमिस नहीं करती है कि टैक्सेस के बदले में आपको ये चीज़ दी जाएगी, ठीक है। ये भी इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है। फेलियर टू पे इज ऑफेंस, अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो दिस इज ऑफेंस, आपको उसमें फाइन हो सकता है, जेल हो सकती है, ठीक है। तो ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, तीनों के तीनों इसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इफ वी डिडक्ट ग्रांट्स टू स्टेट फ्रॉम द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट वी अराइव एट। नाउ जब हम ग्रांट्स कम करेंगे स्टेट्स के लिए, किसके लिए? फॉर द क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स, जब हम कैपिटल एसेट्स को क्रिएट करेंगे, दैट इज मशीनरी हो गई या इंडस्ट्री हो गई, जो भी कैपिटल एसेट में आता है, लैंड हम खरीदेंगे। फ्रॉम रेवेन्यू डेफिसिट, किससे? रेवेन्यू डेफिसिट से। वी अराइव एट, तो सबसे पहले हम कुछ टर्म्स को समझेंगे। सबसे पहले आता है रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू। नाउ जो रेवेन्यू डेफिसिट होता है ये होता है डिफरेंस बिटवीन, क्या? डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू रिसिप्ट। या आप कहोगे जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट से, ठीक है। इसमें सिर्फ रेवेन्यूज आते हैं, इसमें कैपिटल कोई भी नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड आता है प्राइमरी डेफिसिट, इस वाले को समझेंगे। प्राइमरी डेफिसिट होता है इज एन अमाउंट ऑफ मनी दैट द गवर्नमेंट रिक्वायर्स टू बारो अपार्ट फ्रॉम इंटरेस्ट पेमेंट। नाउ प्राइवेट डेफिसिट में क्या होता है, इसमें हम जो इंटरेस्ट पेमेंट है ना इसको रिमूव कर देते हैं। जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट है, इसी तरह से प्राइमरी डेफिसिट भी होते हैं, जैसे रेवेन्यू डेफिसिट होता है, लेकिन इसके अंदर हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट है इसको हम रिमूव कर देते हैं ऑन द फॉर्मली बारोड लोन्स, ठीक है। उसके बाद है बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट भी किस तरह होता है? रेवेन्यू रिसिप्ट होता है, ठीक है, या फिस्कल, इसको हम कहेंगे, सॉरी रेवेन्यू नहीं बल्कि फिस्कल डेफिसिट की तरह होता है। लेकिन फिस्कल डेफिसिट में हम क्या करते हैं? बोरोइंग को रिमूव कर देते हैं। लेकिन जो बजट डेफिसिट है इसमें टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू आता है, ठीक। उसके बाद हमारे पास हो गया फिस्कल डेफिसिट। नो फिस्कल डेफिसिट में क्या आता है? फिस्कल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, दैट इज, ये देखिए ये चीज़ मैं इसमें याद रखनी है, कैपिटल भी रिसिप्ट भी आती है इसमें, ओके, बट कोई भी बोरोइंग नहीं आती है, ओके, एंड इट्स टोटल एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो नेट फिस्कल डेफिसिट होता है, नेट फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल डेफिसिट, ओके, टोटल फिस्कल डेफिसिट माइनस लैंडिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, जितनी भी लैंडिंग होती है, दैट इज लोन प्रोवाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको जब हम रिमूव कर देते हैं तो वो हमारे पास क्या बनता है? नेट फिस्कल डेफिसिट। उसके बाद लास्ट वाला है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। ना इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? ये होता है डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू डेफिसिट एंड ग्रांट फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल स्टेट्स, ओके। जो भी कैपिटल स्टेट क्रिएशन के लिए ग्रांट्स मिलती हैं उसका डिफरेंस रेवेन्यू डेफिसिट से। सो हियर हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी ऑप्शन, दैट इज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आराम से देखिएगा, कहीं पे कोई डाउट होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन रेवेन्यू अकाउंट। ना रेवेन्यू अकाउंट से सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट कहाँ पे करती है? अब देखिए, रेवेन्यू अकाउंट इंक्लूड्स ऑल द रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू अकाउंट में तमाम रेवेन्यू रिसिप्ट्स आते हैं, ठीक है, जैसे रिसिप्ट्स फ्रॉम टैक्सेस और नॉन टैक्सेस बहुत सारी होती हैं, ओके। उसके बाद रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी इसी में इंक्लूड होता है। जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या क्या हो गए? जैसे पेंशन हो गई, ठीक है, उसके बाद सब्सिडीज़ हो गया, इंटरेस्ट पेमेंट हो गए, ये सारे किसमें आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। उसके बाद हमने बोलना है कि इसमें सबसे ज़्यादा कौन सा एक्सपेंडिचर होता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा होता है इंटरेस्ट पेमेंट्स का, ठीक है। जितने भी इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं गवर्नमेंट डेट के, इंक्लूडिंग लॉन्ग टर्म बाउंड होता है, ठीक है,
अदर डेप्ट फ्रॉम इंस्ट्रूमेंट्स, डोमेस्टिक होते हैं, फॉरेन रेजिडेंट्स के जितने भी तरह के लोन हैं उन पे जो इंटरेस्ट पेमेंट करना है, जो हमारे पास रेवेन्यू अकाउंट है गवर्नमेंट का, उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर इसी पे होता है। ठीक है, सो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कभी कभी डिफेंस भी लिख देते, बट डिफेंस नहीं है, बल्कि इंटरेस्ट पेमेंट पे जो सबसे ज़्यादा हमारा खर्चा रहता है। नाउ इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है, व्हाट इज द लार्जेस्ट आइटम ऑफ एक्सपेंडिचर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द यूनियन बजट 2021। नाउ जो रिसेंटली यूनियन बजट पास हुई है उसमें जो 2021 में सबसे बड़ा एक्सपेंडिचर किन चीज़ पे होता है, तो यहाँ पे होता है स्टेट शेयर ऑफ टैक्सेस एंड ड्यूटीज़। जो स्टेट्स का शेयर होता है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़ में, जैसे जो सेंटर है वो कलेक्ट करती है टैक्सेस एंड ड्यूटीज़, उसके बाद वो हर एक स्टेट का अपना अपना शेयर होता है। ठीक है, तो उस पर सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर हुआ, और वो कितना है, इट इज़ नियरली अबाउट 20% शेयर। ओके, सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट इन द यूनियन बजट 2021। नाउ जो हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स है, सोर्स ऑफ इनकम फॉर यूनियन गवर्नमेंट बजट 2021 में, वो क्या है, वो है हमारे पास बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। ठीक है, लाइबिलिटीज़ मतलब लोन ही आप समझो, बोरोइंग ही समझो, एक तरह की बोरोइंग ही ये भी है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है, और नियर अबाउट 20% टोटल इनकम कहाँ से आ रही है, वो आ रही है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़ से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट इन गवर्नमेंट बजट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें कौन सा कैपिटल रिसिप्ट है। सबसे पहले हम कैपिटल रिसिप्ट को समझेंगे। ठीक है, अब जो कैपिटल रिसिप्ट्स है उसमें दो इंपॉर्टेंट कंडीशन होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है कि ये लाइबिलिटी क्रिएट करे फॉर द गवर्नमेंट। लाइबिलिटीज़ को आप सिंपल याद रखो, लोड, आपके ऊपर लोड हो कि ये चीज़ मुझे वापस करनी है। ठीक है, या आप सिंपल बोलो कि एसेट जो आपको वापस करना है, जो और किसी का है, उसको हम कहते हैं लाइबिलिटीज़। नाउ जो कैपिटल रिसिप्ट है उसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि वो क्रिएट करें लाइबिलिटीज़ फॉर गवर्नमेंट। ओके, जैसे बोरिंग एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। ठीक है, बोरिंग्स है, हाउएवर टैक्स रिसिप्ट आर नॉट कैपिटल रिसिप्ट। जो टैक्स रिसिप्ट है वो कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं है, बिकॉज गवर्नमेंट ये वादा नहीं करती है कि हम आपके टैक्स के बदले में कुछ देंगे। ओके, तो ये लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करती है गवर्नमेंट के लिए। उसके बाद सेकंड इसका जो इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है द रिसिप्ट मस्ट काज ए डिक्रीज इन द एसेट। जो हमारे पास कैपिटल एसेट्स हैं जब उनके अंदर कोई डिक्रीज हो जाए, ठीक है, तो वो भी कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर आता है। जैसे रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ शेयर ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज, जब पब्लिक एंटरप्राइज को हम बेच देंगे, सेल कर देंगे। ठीक है, जैसे रिसेंटली हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का कुछ शेयर गवर्नमेंट ने बेच दिया है। ठीक है, तो वहाँ से जो रिसिप्ट हमारे, वहाँ से जो पैसा आया वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल रिसिप्ट्स के अंदर। ठीक, तो आपने क्या याद रखा, कैपिटल रिसिप्ट्स की दो इंपॉर्टेंट कंडीशन, एक तो वो या तो वो लाइबिलिटीज़ क्रिएट करे गवर्नमेंट पे, ठीक है, या वो क्या करना चाहिए, जो कैपिटल एसेट्स है उसको डिक्रीज करना चाहिए। ठीक है, डिक्रीज इन द एसेट्स। नाउ अब देखते हैं यहाँ पे, देखिए इंटरेस्ट रिसिप्ट ऑन लोन गिवन बाय द गवर्नमेंट टू अदर पार्टीज। नाउ जो हम इंटरेस्ट रिसीव करते हैं, ठीक है, तो वो जो है ना ही वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, ओके, और ना ही वो क्या करता है, डिक्रीज इन द एसेट। ओके, सो दिस इज नॉट ए कैपिटल एसेट, बल्कि ये क्या हमारे पास है, रेवेन्यू रिसिप्ट है। ओके, डिविडेंड एंड प्रॉफिट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। अब डिविडेंड क्या होता है, ये भी एक तरह का प्रॉफिट होता है जिनको हम शेयर होल्डर्स के बीच में डिवाइड करते हैं। दिस इज आल्सो रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज ये ना ही कोई लाइबिलिटी क्रिएट करता है गवर्नमेंट के लिए, ना ही इससे कोई एसेट डिक्रीज होता है। उसके बाद इनकम टैक्स रिसिप्ट, ये भी हमारे पास रेवेन्यू रिसिप्ट है। फिर आता है बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम पब्लिक, तो जब वो बोरो करेगी तो डेफिनेटली देयर विल बी क्रिएट लाइबिलिटीज, वहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट होगी। सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इक्वलिटी इन अ कंट्री कैन बी बेस्ट बॉट थ्रू। एक कंट्री के अंदर इक्वलिटी कब आएगी, सबसे पहले हम समझेंगे इन ऑप्शंस को। हमारे पास रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ना रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर क्या होता है, इट रिफर्स टू गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डन इन एन इकोनॉमी। ये एक एक्सपेंडिचर होता है जो कि गवर्नमेंट इकोनॉमी के अंदर करती है। ठीक है, और ये कैसा होता है, जब गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिक्रीज होती है विद इंक्रीज इन इनकम। ठीक है, गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर डिक्रीज कर देती है जब लोगों की इनकम इंक्रीज हो रही है। ठीक है, और इसी तरह से ऑन द अदर हैंड जो हमारे पास रिग्रेसिव टैक्सेशन है, सॉरी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन का क्या होती है, वो होती है कि गवर्नमेंट जो है अपनी स्पेंडिंग क्या करे, इंक्रीज करे विद द इंक्रीज इन इनकम। इनकम भी इंक्रीज हो रही है और एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज हो रहा है, इसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। अगर आप सिंपल भाषा में याद रखना चाहते हो
जो रिग्रेसिव टैक्सेशन है, जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है लोगों पे, पोअर्स पे, जब गवर्नमेंट ज़्यादा एक्सपेंडिचर किस पे करती है, पोअर्स पे, तो उसको हम कहते हैं, सॉरी रिग्रेसिव टैक्सेशन नहीं बल्कि रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर। और जब गवर्नमेंट ज़्यादा खर्च करती है रिच पे, तो उसको हम कहते हैं प्रोग्रेसिव एक्सपेंडिचर। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास रिग्रेसिव टैक्सेशन। नाउ रिग्रेसिव टैक्सेशन क्या होती है? अंडर द सिस्टम टैक्स रेट डिमिनिशेस एज टैक्सेबल अमाउंट इंक्रीजेस। जो इनकम इंक्रीज हो जाती है, जो टैक्सेस होते हैं वो डिक्रीज होता जाते हैं। ओके, और जैसे जैसे इनकम डिक्रीज हो जाती है टैक्सेस इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं रिग्रेसिव टैक्सेशन, और इसी का अपोजिट आएगा फिर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि रिग्रेसिव एक्सपेंडिचर, जब गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए काम करे, पोर्स के लिए काम करे, तो उस केस में इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट इज इक्वल टू। नाउ जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट मतलब जब हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है और इनकम कम आ रही है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे लास्ट से ऊपर की तरफ समझेंगे। नेट इंक्रीज इन द यूनियन गवर्नमेंट बोरोइंग फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। ओके, हमारे पास द सम ऑफ मोनेटाइज डेफिसिट एंड बजटरी डेफिसिट, ऐसा भी नहीं होगा। उसके बाद आता है द डिफरेंस बिटवीन करंट एक्सपेंडिचर एंड करंट रेवेन्यू, ये भी नहीं होगा, बल्कि नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरिंग। हमारे पास जब फिस्कल डेफिसिट होगा, ठीक है, तो उस केस में हमें बोरो करना पड़ेगा। क्यों बोरो करना पड़ेगा? बिकॉज हमारी इनकम कम आ रही है और हमारा जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब देयर विल बी नेट इंक्रीज इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोरोइंग। ओके, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिस्कल डेफिसिट इम्प्लाइज। फिस्कल डेफिसिट क्या इम्प्लाइज करती है? नाउ फिस्कल डेफिसिट होता है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट। ओके, तो रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? रेवेन्यू रिसिप्ट, रिकवरी ऑफ लोन, ठीक है, और रिसिप्ट फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट। ठीक है, जो रिसिप्ट फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट है इनको हम कैपिटल रिसिप्ट कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बी ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन तो ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन में क्या है? इसमें भी आता है टोटल रिसिप्ट फ्रॉम ऑल रिसोर्सेज इंक्लूडिंग बोरोइंग। ठीक है, लेकिन जो फिस्कल डेफिसिट है उसमें बोरोइंग नहीं आती है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब बोरोइंग आएगी तो वो बजट डेफिसिट बनेगा। जो सेकंड वाला है वो बजट डेफिसिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मैच द फॉलोइंग। हमने मैच करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप इसको मैच करिएगा खुद और आंसर दीजिएगा मुझे। वीडियो को पॉज कीजिए कुछ टाइम के लिए और आपने आंसर दिया होगा कमेंट में। अब देखते हैं हम, जो फिस्कल डेफिसिट होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? ये होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरिंग, जब हम बोरिंग को निकाल देते हैं। सो ए आएगा सी के साथ। ठीक, उसके बाद बजट डेफिसिट। नो, बजट डेफिसिट क्या होता है? बजट डेफिसिट होता है एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर ओवर टोटल रिसिप्ट। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू रिसिप्ट। सिर्फ इसमें रेवेन्यू की बात ही होती है। सो ये इसके साथ आ गया। ठीक, उसके बाद आता है प्राइमरी डेफिसिट, तो ये डी के साथ आएगा। जब एक्सेस ऑफ टोटल एक्सपेंडिचर होगा ओवर टोटल रिसिप्ट लेस बोरोइंग एंड लेस पेमेंट इंटरेस्ट। प्राइमरी डेफिसिट में हम बोरोइंग भी निकाल देते हैं और इंटरेस्ट पेमेंट भी निकाल देते हैं, ये आपको याद रखना है। सो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए वाला। ठीक है, सो हियर ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, जिसको हम कहते हैं FRBMA, वाज पास्ड टू कीप चेक ऑन। ये एक्ट पास हुआ था। ये क्यों पास हुआ था? ये पास हुआ था कि फिस्कल डेफिसिट एंड रेवेन्यू डेफिसिट इन दोनों को चेक करें। ओके, सो हियर सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। और ये एक्ट पास हुआ था 2003 में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ रेवेन्यू रिसिप्ट ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नाउ रेवेन्यू रिसिप्ट में क्या आता है? सिर्फ रेवेन्यू रिसिप्ट्स आती हैं। ठीक है, इसमें कोई भी कैपिटल रिसिप्ट्स नहीं आती है। अब देखिए, कॉर्पोरेट टैक्स रिसिप्ट, किसी कॉर्पोरेट से हम टैक्स रिसीव करेंगे तो डेफिनेटली वो रेवेन्यू होगा। डिविडेंड एंड प्रॉफिट, वो भी हमारे पास रेवेन्यू है। इंटरेस्ट रिसिप्ट, ये भी हमारे पास रेवेन्यू है। उसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट। नाउ डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है? ये कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम डिसइन्वेस्टमेंट करेंगे तो जो गवर्नमेंट के एसेट्स हैं, जो पब्लिक एसेट्स हैं, वो डिक्रीज हो जाएंगे। सो ये कैपिटल रिसिप्ट बनेगा, रेवेन्यू नहीं बनेगा।
सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स इन द कैपिटल बजट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। हमारे पास जो गिवन स्टेटमेंट है इनमें से कौन सी इंक्लूड होती है कैपिटल बजट इंडिया के। नाउ कैपिटल बजट एक्सपेंडिचर ऑन द एक्विजिशन ऑफ फाइटर एयरक्राफ्ट्स। नाउ ये कैपिटल है, इसके ऊपर जितना भी एक्सपेंडिचर आएगा तो वो कैपिटल बजट में आएगा। ओके उसके बाद फाइनेंशियल असिस्टेंस रिसीव्ड फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक। अब जो भी हम असिस्टेंस रिसीव करेंगे वर्ल्ड बैंक से तो वो किसी कैपिटल फॉर्मेशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, ठीक है, तो ये भी इसी के अंदर आएगा। लोन मेड टू द फॉरेन गवर्नमेंट, जितने भी लोन होते हैं वो सारे कैपिटल्स होते हैं, कैपिटल रिसिप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है, तो वो भी कैपिटल बजट में आएगा। उसके बाद ग्रांट्स गिवन टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज एवरी ईयर, तो ये हमारे पास कैपिटल बजट में नहीं आता है। सो हियर 1, 2 and 3 पहले 3 स्टेटमेंट ठीक है, सो हमारे पास आएगा 1, 2 and 3, दैट इज डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि हम प्लान करते हैं, और नॉन प्लान होते हैं कि जो अचानक से हो जाते हैं, जैसे कहीं पे फ्लड आ गया, कहीं पे भूकंप आ गया, तो वहाँ पे नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है। अब देखिए इनके बारे में स्टेटमेंट्स। जो प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं वो बिलीव किया जाता है अंडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, दैट इज़ वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल के अंदर होते हैं, और जो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होते हैं वो इसके कंट्रोल में नहीं आते थे, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। उसके बाद जो डिफरेंस बिटवीन इनके बीच में था प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर में, उसको ख़त्म किया गया था, उसको एलिमिनेट किया गया था कब, 2017-18 बजट से। तो डेफिनेटली दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। सो हियर बोथ 1 and 2, दैट इज सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंपोनेंट्स ऑफ पब्लिक डेट। पब्लिक डेट क्या होता है, पब्लिक बोरिंग, जो भी गवर्नमेंट बारो करती है, लोन लेती है, उसको हम कहते हैं पब्लिक डेट। नाउ पब्लिक बोरिंग पहला है, तो पब्लिक डेट का मतलब है पब्लिक बोरिंग, तो ये अभी आएगा। उसके बाद सिक्योरिटीज इशूड बाय आरबीआई, इसका मतलब ये हुआ कि सिक्योरिटीज जब आरबीआई इशू करते हैं इन ऑर्डर टू इंक्रीज द लोन, ठीक है, तो ये भी पब्लिक डेट के अंदर आएगा। उसके बाद आता है ट्रेजरी बिल। मतलब ट्रेजरी बिल क्या होता है, ये एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। क्यों इशू करती है, ताकि जो भी फिस्कल डेफिसिट है, ठीक है, उसको रिड्यूस करे, और ये प्रॉमिस करती है कि इसके बदले में हम तुम्हें पेमेंट करेंगे किसी लेटर डेट पे, ठीक है। और जो फंड्स कलेक्ट थ्रू सच टूल्स आर टिपिकली यूज टू मीट द शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट। और जो शॉर्ट टर्म्स रिक्वायरमेंट होती है गवर्नमेंट्स की, इनके थ्रू जो रिसीव की जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं लोगों से, कलेक्ट किए जाते हैं पैसे, और उनको ये विश्वास दिया जाता है कि आपको लेटर डेट पे रिपेमेंट कर दी जाएगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू करेक्ट द फिस्कल डेफिसिट, तो उनको हम कहते हैं ट्रेजरी बिल्स। ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या है, एक कंपोनेंट है पब्लिक डेट के। सो हियर डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विद रेफरेंस टू रेवेन्यू डेफिसिट कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नाउ इट इंक्लूड्स ओनली दोज ट्रांजैक्शन दैट इफेक्ट करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट। नाउ जो रेवेन्यू डेफिसिट है वो डेफिनेटली वो इफेक्ट करेगा करंट इनकम पे भी और एक्सपेंडिचर पे गवर्नमेंट के। ओके ये ठीक हो गया। इट कंसिडर द करंट बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, ये कंसिडर करेगा करंट बोरोइंग, बिकॉज जब डेफिसिट होगा तो गवर्नमेंट को बोरो करना पड़ेगा। ओके उसके बाद जो एक्ट पास हुआ था 2003 में, FRBM एक्ट, गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस, उसके अंदर गवर्नमेंट को ये रिक्वायर्ड था कि वो रिड्यूस करेगा। यहाँ पे लिखा है रेवेन्यू डेफिसिट, ये नहीं था बल्कि था फिस्कल डेफिसिट टू 3% ऑफ द GDP। सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज 1 and 2, सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, बजट डेफिसिट्स में लैड्स टू। जो बजट डेफिसिट होता है, बजट डेफिसिट मतलब जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाएगा और इनकम कम हो जाएगी, तो उससे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज हमें बहुत सारा बोरिंग करनी पड़ेगी। जब ज़्यादा बोरिंग होगी तो इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा। फॉल इन द वैल्यू ऑफ करेंसी, जब हमारे पास एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, जो इंक्रीज इन सर्कुलेशन, जो करेंसी ज़्यादा सर्कुलेट करेगी, जब वो ज़्यादा सर्कुलेट करेगी तो जो वैल्यू है करेंसी की वो भी डिक्रीज होगी, वो भी कमज़ोर हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, ठीक है। और जो वैल्यू ऑफ करेंसी है उसको ज़्यादातर हम आज किस में नापते हैं, डॉलर्स के अंदर। आपने देखा होगा कि देखते हैं कि हम आज हमारे पैसे की वैल्यू क्या है, $73 है, $72 है, $74 है, ठीक है। तो हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है तीनों के तीनों, दैट इज 1, 2 and 3, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेवलपमेंट्स कैन अकर इन एन इकोनॉमी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग। कौन कौन सी डेवलपमेंट होंगी ड्यू टू डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। डेफिसिट फाइनेंसिंग भी यही होता है
एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू। नाउ जब ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो राइज इन इन्फ्लेशन होगा, बिल्कुल होगा। राइज इन गवर्नमेंट डेप्ट, गवर्नमेंट का डेट दैट इज़ गवर्नमेंट की बोरिंग ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। ओके, उसके बाद इंक्रीज इन मनी सप्लाई, मनी सप्लाई भी इंक्रीज होगी। कैसे होगी? बिकॉज गवर्नमेंट जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर कर रही है। उसके बाद इम्प्रूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट, देयर विल बी नो इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट कोई भी नहीं होगी, बल्कि ज़्यादा ही खत्म हो जाएगा, ज़्यादा जो डेफिसिट है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। सिर्फ फर्स्ट 3 स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, दैट इज़ 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, हाँ 4 ऑप्शन इज द करेक्ट, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल पेमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है ये कैपिटल पेमेंट की एग्जाम्पल कौन है ना। कैपिटल पेमेंट क्या होता है? ये कंसिस्ट होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर हम करें खरीदने के लिए, लैंड हो, बिल्डिंग हो, मशीनरी, इक्विपमेंट, किसी तरह का भी कैपिटल, ओके, तो उससे हम कहते हैं कैपिटल पेमेंट, ठीक है। अब देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? टू क्रिएट कैपिटल एसेट्स लाइक बिल्डिंग, फैक्ट्री एटसेट्रा, ओके। उसके बाद एट द सेम टाइम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों किया जाता है? फॉर डूइंग बिजनेस इटसेल्फ, खुद ही बिजनेस करने के लिए एक्सपेंडिचर किया जाता है, ठीक है। जैसे हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, ओके, फॉर प्रोडक्ट्स यू वांट टू सेल। अब इंटरेस्ट पेमेंट इन रेवेन्यू, जो हमारे पास इंटरेस्ट पेमेंट होती है, ये वाला बात हम कर रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन। जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन होती है वो इसलिए होती है बिकॉज आप एक्सपेंडिचर करते हो बिजनेस के ऊपर, ओके। इसलिए हमारे पास जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन है वो क्या आता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आता है। बाकी लोन रिपेमेंट ये भी कैपिटल पेमेंट में आता है, ठीक है। और परचेज ऑफ डिफेंस टेक्नोलॉजी ये भी कैपिटल पेमेंट में आता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, बहुत सारे बच्चों को ये गलत हो जाता है। वो जो है कैपिटल जो इंटरेस्ट पेमेंट ऑन लोन है इसको भी किस में डाल देते हैं? कैपिटल पेमेंट में, बट ये कैपिटल पेमेंट में नहीं आता है। सो 1 and 3 इज द ओनली ऑप्शन, दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हमने मैच करना है, ये पब्लिशर्स हैं एक साइड से और ये पब्लिश करते हैं पब्लिकेशन से, ठीक है। अब देखिए जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है ये पब्लिश करती है होलसेल प्राइस इंडेक्स, ओके। सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ये पब्लिश करती है नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स, ठीक। उसके बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ये प्रिपेयर करता है रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस, ठीक है। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ये करेगा इकोनॉमिक सर्वे, ओके। सो हियर बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनियन बजट 2021। जो रिसेंटली यूनियन बजट थी 2021 की, इसका थीम क्या था? इसका थीम था ईज ऑफ लिविंग, ओके। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब आपके लिए क्वेश्चन है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास ये स्लोगन किसने दिया है? ठीक है, बहुत फेमस स्लोगन है, इसका आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करिएगा, ओके। उसके बाद उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक, ये एक योजना थी, ठीक है, जिससे सस्ता बनाया जाए ट्रैवल को, एयर ट्रैवल को, ताकि हर एक आम नागरिक एयरप्लेन में चढ़ सके, फ्लाइट यूज़ कर सके, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन रेवेन्यू रिसिप्ट। हमारे पास जो गिवन ऑप्शंस हैं उनमें से किसको इंक्लूड किया जाता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स में, ठीक है ना। रेवेन्यू रिसिप्ट आता है टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, ये भी आता है रेवेन्यू रिसिप्ट में। नॉन टैक्स रेवेन्यू ये भी आता है, ओके। उसके बाद रिकवरी ऑफ लोन, रिकवरी ऑफ लोन को हम क्या ट्रीट करते हैं? कैपिटल रिसिप्ट्स, ठीक है, बिकॉज इट द एसेट्स ऑफ द गवर्नमेंट। जब हम लोन की रिकवरी करेंगे तो इससे हमारे पास क्या होगा, जो गवर्नमेंट का एसेट है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, इसको हम कैपिटल रिसिप्ट में लाते हैं। उसके बाद आता है बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज़। नाउ बोरोइंग और दूसरी लाइबिलिटीज़ ये भी किस में आता है? कैपिटल रिसिप्ट्स में आते हैं। सो हियर 1 and 2 दैट इज ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, टिल व्हेन द गवर्नमेंट वांट टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस। नाउ ट्यूबरक्लोसिस एक बीमारी है, उसको गवर्नमेंट कब तक रिमूव करना चाहती है, एलिमिनेट करना चाहती है? तो वो करना चाहती है 2025 तक। और इसके लिए जो लॉन्च किया गया था, इसके लिए जो स्लोगन लॉन्च किया है वो है हारेगा देश जीतेगा, ठीक है, हारेगा देश जीतेगा। तो ये एक कैंपेन लॉन्च की गई थी जिसमें ये मोटो है, जिसका मोटो ये है कि 2025 तक ट्यूबरक्लोसिस को एलिमिनेट किया जाएगा।
और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।